देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कानून बनाते हैं और दूसरे वो जो कानून तोड़ते हैं। लेकिन इन दोनों में एक बात सिमिलर होती है, वो ये कि इन दोनों के ही अपने कुछ उसूल और कायदे होते हैं। लेकिन आज बात दुनिया के उस इंसान की करेंगे दोस्तों, जिसने लोगों को जब लूटना चालू किया तो उसने किसी तरह का कोई भी रूल फॉलो नहीं किया। जी हाँ, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में किसी को नहीं छोड़ा, ना अमीर ना गरीब। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता तक सभी को इस ठग ने अपने जाल में फंसा लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक या दो नहीं बल्कि 130 देश के 37,000 लोगों से इस ठग ने $65 मिलियन की ठगी की हुई है। जब इसके इन स्कैम्स का पता सीक्रेट एजेंसीज को चला तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये शख्स 40 सालों से लोगों को बेवकूफ बना रहा था, और वो भी इस तरह कि इसे पकड़ने में देश की एजेंसी को 40 साल लग गए। इस फ्रॉडस्टर यानी बहरूपिये की कहानी दुनिया के बाकी दूसरे स्कैमर्स और ठगों से बिल्कुल अलग है, और ये आपको इस स्टोरी में पता ही चल जाएगा। तो चलिए दुनिया के इस सबसे बेढंगे स्कैमर के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि आखिर इस ठग ने कैसे 40 सालों तक लोगों को बेवकूफ बनाया और आखिर लोगों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। तो दोस्तों, आज हम आपको जिस स्कैमर की कहानी बता रहे हैं उस शख्स का नाम है बर्नी मैडॉफ। उसने इन्वेस्टमेंट की दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड किया, जिसने एक ऐसी पोंजी स्कीम चलाई कि बड़े बड़े लोग उसमें फंसते चले गए। यकीन मानिए, जब ये इंसान पकड़ा गया तो ऐसा बताया जाता है कि वो 2008 का समय था और 2008 की मंदी ही वो कारण बनी जिसने बर्नी मैडॉफ की जिंदगी की पूरी ठगी के मिस्ट्री को दुनिया के सामने ला दिया। वरना ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई मैडॉफ को कोई पकड़ पाता। और इतना ही नहीं, अगर मंदी नहीं आती तो इस स्कैमर की स्कैम लिस्ट और भी बड़ी होती। यार देखो, ये बात तो हम सब जानते हैं कि कोई चोर माँ के पेट से चोरी नहीं सीख कर आता। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि बर्नी मैडॉफ के इस ठगी के कहानी को डिकोड किया जाए और समझा जाए कि क्या थी बर्नी मैडॉफ की हिस्ट्री। तो चलिए बताते हैं। देखिए, बर्नी मैडॉफ का जन्म 1938 के आसपास न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। बर्नी का बचपन कुछ ऐसी चीजों से भरा था जिसने उसे अंदर तक नुकसान पहुंचाया और उसके दिमाग में दुनिया की अलग ही इमेज बनती चली गई। उसने गरीबी देखी थी, बार बार पिता को फेल होते देखा था, रोजी रोटी कमाने के लिए माँ को ब्लड बैंक में काम करते देखा। हालात एक वक्त पर इतने खराब हो गए थे कि खाने की किल्लत से लेकर उनका घर तक बिकने को आ गया था। बस फिर क्या था, उसने अपने हालातों को अपना दुश्मन समझ लिया और ठान लिया कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन इस गरीबी से बाहर निकलूंगा। अब उसके दिमाग में बस एक चीज घर कर चुकी थी कि उसे ये गरीबी का बैरियर तोड़ना है, और इसके लिए वो किसी रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेगा। उसे जो ठीक लगेगा वो वही करेगा, और उसके काम से किसी को फायदा हो या नुकसान वो इस बात से भी फर्क नहीं करेगा। बर्नी ने उसी वक्त ये ठान लिया था कि किसी भी हालत में फेल नहीं होना है भाई। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे बर्नी दुनियादारी सीखता रहा। हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान बर्नी की मुलाकात रूथ नाम की एक लड़की से होती है, जिसके पिता का एक बड़ा अकाउंटिंग बिजनेस था। उसने लड़की से शादी की और अपने ससुर से सिर्फ $5,000 लेकर अपनी कंपनी की शुरुआत कर डाली। इस कंपनी की शुरुआत बर्नी ने अपने ससुर की अकाउंटिंग फर्म के एक डेस्क से की। बर्नी के साथ उसकी पत्नी रूथ भी इस बिजनेस का हिस्सा बन गई। कंपनी का नाम था बर्नार्ड एल मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज LLC। बेसिकली उनकी कंपनी वॉल स्ट्रीट पर ट्रेडिंग करने वाली एक फर्म बन गई, और बर्नी के ससुर ने उनके इस काम में उनकी बहुत हेल्प भी की, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत सारे बड़े क्लाइंट बर्नी को दे दिए। अब आपको लग रहा होगा कि भाई बर्नी तो एक ईमानदार आदमी की तरह काम कर रहा है और हम तो उसके बारे में आपको कुछ और ही बता रहे थे। तो जनाब रुकिए, क्योंकि शातिर दिमाग भी मौके की तलाश करता है और सब्र रखता है, और यही बर्नी भी कर रहा था। दरअसल बर्नी बाजार का एक शानदार स्टॉक ब्रोकर बन चुका था, जो अपने क्लाइंट्स को जबरदस्त रिटर्न देता था। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि बर्नी के सपने आसमान से भी ऊपर निकल जाने को थे, और ये सब उसके दिमाग में उसके बुरे बचपन की वजह से था। और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि किसी को नहीं छोड़ना, जो मिले लूट लो। अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने एक दिन अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बिजनेस शुरू करने की सोची, जिसके जरिए वो लोगों के पैसे मैनेज करता। चुपके चुपके बर्नी ने इसकी शुरुआत कर दी, लेकिन अपने उस बिजनेस को उसने सिक्योरिटी एक्सचेंज पर रजिस्टर नहीं कराया, जो कि पूरी तरह गैर कानूनी था। लेकिन बर्नी के दिमाग में पहले से ही ये तय था कि उसे बहुत बड़ा स्कैम करना है, जिसकी नींव उसने रख दी थी। अब जब बर्नी के ससुर 1970 में रिटायर हुए
तो बर्नी ने उनकी कंपनी का नाम बदलकर A&B कर दिया। इसका मतलब था माइकल बेंस और फ्रैंक अवेलिनो, जो उस कंपनी में अकाउंटेंट्स थे, जिन्हें बिजनेस के दौरान बर्नी मेडॉफ के ससुर सॉल एल्पर ने काम पर रखा था। ये दोनों अपने अलग अलग क्लाइंट से पैसा उठाते थे और उन्हें अच्छा रिटर्न का वादा देकर वो पैसे बर्नी मेडॉफ को ट्रांसफर कर देते थे। बर्नी उन पैसों का इस्तेमाल शेयर बाजार में पैसे लगाने में करता था और जब ढेर सारा पैसा आने लगा तो बर्नी ने कई पेनी स्टॉक्स को ऑपरेट भी किया, जिसकी वजह से उसने तगड़ा मुनाफा कमाया। साल 1987 तक बर्नी मेडॉफ एक अमीर आदमी बन चुका था और बताया जाता है कि उस समय उन्होंने फेमस लिपस्टिक बिल्डिंग में 19वें फ्लोर को अपना ऑफिस बना लिया। ये बिल्डिंग दिखने में एक लिपस्टिक कंटेनर जैसी थी, इसलिए इसका नाम लिपस्टिक बिल्डिंग पड़ा था और उस समय की एडवांस बिल्डिंग्स में से एक हुआ करती थी, जिसकी वजह से बर्नी ने यहाँ पर ऑफिस लिया। खैर, अब देखते देखते इसकी फर्म वॉल स्ट्रीट की सबसे बड़ी फर्म्स में से एक हो गई। अब मेडॉफ का पूरा परिवार उनके साथ काम करने लगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो बहुत जरूरी है वो ये कि उसके असली मकसद को कोई नहीं जानता था। 19 अक्टूबर 1987 को जब सुबह 9:30 बजे बाजार खुला तो वॉल स्ट्रीट पर तबाही का मंजर देखने को मिलता है। स्टॉक मार्केट वॉज ब्लीडिंग। एग्जैक्टली, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। 1929 के बाद यानी करीब 58 सालों बाद बाजार में इतनी तबाही देखने को मिली। लेकिन वहीं अगर बर्नी की बात करें तो उसके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी, मानो उसने ये खुद ही प्लान किया था। खैर, उस वक्त लोग तेजी से सब कुछ बेचकर मार्केट से निकलने लगे, लेकिन बर्नी मेडॉफ को वहीं उसे ये अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। वो तेजी से स्टॉक खरीदता गया। सबको लगा बर्नी बेवकूफ है, लेकिन बर्नी ने सबकी सोच से परे अपने क्लाइंट्स को 15 से 19% तक रिटर्न दिया। शेयर मार्केट में बढ़ते प्रभाव के चलते बर्नी का नाम हो गया। लोग अब उसी की सलाह पर इन्वेस्ट करने लगे। वो अब लोगों के लिए वो फाइनेंस गुरु बन गया था। बड़ी बड़ी हस्तियों ने उसके झांसे में आकर इन्वेस्ट कर दिया और यही तो वो चाहता था, क्योंकि ये शातिर दिमाग किसी को लूटने से पहले अपना विश्वास बनाता है, और ऐसा विश्वास जिसका सबूत उसने सबको दिया हो। और बर्नी ये कर भी चुका था। अब साल 1992 आ चुका था। बर्नी की कंपनी ने 100% गारंटी के साथ रिटर्न देने का वादा किया, जिससे जांच एजेंसी को पहली बार उन पर शक हुआ। अब ऐसे में सिक्योरिटीज एक्सचेंज ने बिना किसी रिस्क की बात सुनकर A&B कंपनी के माइकल बेंस और फ्रैंक वेलिनो से पूछताछ करना चालू कर दिया। तब पता चला कि भाई कंपनी तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तब सिक्योरिटी एक्सचेंज ने ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मांगी। अब ऐसे में बर्नी ने ऐसे व्यक्ति को अपने बिजनेस में शामिल कर लिया जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने में माहिर था। यहां से बर्नी के बिजनेस में एंट्री हुई फ्रैंक डिपस्काली की, जिसने बर्नी के लिए ढेर सारे फर्जी ट्रांजैक्शन और पेपर ट्रेल के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए। ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल असली डॉक्यूमेंट्स जैसे लगते थे। बर्नी ने ये दस्तावेज सिक्योरिटी एक्सचेंज को दिए और अपनी जान छुड़ा ली। हालांकि सिक्योरिटीज एक्सचेंज ने A&B कंपनी को बंद करने का ऑर्डर भी दिया, क्योंकि वो इलीगल था। साथ ही इस कंपनी में इन्वेस्टर्स ने जो अपने $444 मिलियन जमा किए थे वो भी वापस लौटाने को कहा। इतनी बड़ी रकम चुकाना आसान तो था नहीं, इसलिए बर्नी ने अपने कुछ बड़े अमीर दोस्तों को फोन किया और उनसे पैसे लिए ताकि इन्वेस्टर्स को पैसे लौटाए जा सके। अब बर्नी जब इन्वेस्टर्स को पैसे वापस देने लगा तो उन लोगों ने पैसा लेने से मना ही कर दिया। उन्हें बर्नी पर हद से ज्यादा भरोसा था, इसलिए उन्होंने सारे पैसे मेडॉफ की कंपनी में ही फिर से इन्वेस्ट कर दिए। उन पर इन्वेस्टर्स इसलिए भरोसा करते थे क्योंकि शेयर बाजार में गिरावट आने और नुकसान के बावजूद वो अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देता था। अब जब बर्नी को 2008 में पकड़ा गया तो उससे जब पूछा गया था कि उसने ये सब क्यों किया, उसने कहा कि वो अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। वो खुद को एक फेल हुआ शख्स दिखाने से बेहतर वो खुद झूठा बना लेना पसंद करता था, क्योंकि वो अपने पिता की तरह फेल नहीं होना चाहता था। अब उसकी इस सनक ने कई लोगों को तो बर्बाद कर दिया। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि भाई आखिर नुकसान के बाद भी बर्नी कैसे लोगों को अच्छा रिटर्न देता रहा। तो आपको बता दें कि भैया दरअसल बर्नी अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न इसलिए दे पा रहे थे क्योंकि वो एक पोंजी स्कीम चला रहा था। वो नए इन्वेस्टर से पैसे लेता और फिर पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न की तरह दे देता था। इसके लिए उसने फर्जी डॉक्यूमेंट से लेकर फर्जी ऑफिस तक सब कुछ तैयार किया था। अब जब कोई पुराने डॉक्यूमेंट मांगता तो उसे प्रिंट कर लिया जाता। कहा जाता है कि तुरंत निकले प्रिंट गर्म होते थे तो उन्हें कुछ देर फ्रिज में रखकर ठंडा किया जाता था। फिर पुराना बनाने के लिए नीचे गिराकर पैरों से रौंदा जाता था ताकि दिखने में वो पुराने लगे।
खैर, एक पॉन्जी स्कीम आखिर कब तक चलती भाई? जांच की हर कोशिश को मेडॉफ ने अपने रुतबे के चलते दबा दिया। इस तरह 2008 तक वो तमाम इन्वेस्टर्स और सिक्योरिटीज एक्सचेंज की आंखों में धूल झोंकता ही रहा। हालांकि 2008 में जब ग्लोबल मंदी आई तो बर्नी के सारे खेल का पर्दाफाश हो गया भाई। लोगों के पास जब पैसों की दिक्कत हुई तो वो अपने पैसे निकालने लगे। लोगों को पैसा देने के लिए बर्नी को और ज्यादा पैसों की जरूरत थी, लेकिन उस वक्त किसी के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो बर्नी के पास इन्वेस्ट करे। रिजल्ट ये हुआ कि बर्नी के स्कैम की पोल खुल गई। अब बर्नी ने भी खुद को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि सब सच बता दिया। बर्नी ने यह भी कहा कि उन्हें पहले से पता था कि एक दिन ये पॉन्जी स्कीम की पोल खुल जाएगी, इसलिए इस स्कीम से अपने परिवार को दूर रखता था। लिपस्टिक बिल्डिंग में ही बर्नी ने 17वें फ्लोर पर इस पॉन्जी स्कीम के लिए ऑफिस लिया था, जहां वो अपनी फैमिली के किसी मेंबर को जाने की इजाजत नहीं देते थे। बर्नी के पॉन्जी स्कीम के खुलासे से बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए। कईयों ने तो सुसाइड कर लिया। इतना ही नहीं, कई लोगों ने बर्नी के परिवार वालों को भी खूब परेशान किया, जिसके चलते उसके एक बेटे ने भी सुसाइड किया और दूसरे की सदमे में आकर बीमारी से मौत हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक बर्नी के झांसे में आने वालों में जाने माने फिल्म डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग, एक्टर केविन बेवन, जॉन मल्कोविच, टीवी होस्ट लैरी किंग और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अली विसेल का नाम भी शामिल था। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन का रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड भी उनकी पॉन्जी स्कीम में पैसा लगा बैठा था। बर्नी मेडॉफ को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया जाता है और करीब 70 साल का बूढ़ा अब कोर्ट में पहुंच गया था, जहां उसके वकीलों ने उम्र का लिहाज करते हुए रहम की अपील की। हालांकि कोर्ट ने साफ कहा कि लाखों लोगों की जिंदगी बर्नी की वजह से बर्बाद हुई है। ऐसे में बर्नी को सजा भी ऐसी मिलनी चाहिए जो दिखा सके कि ये गुनाह कितना बड़ा था। कोर्ट ने बर्नी को 150 साल जेल की सजा सुनाई। साथ ही बर्नी की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। उसके साथ मिलकर जिन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, उनसे भी वसूली की गई। इस पॉन्जी स्कीम में निवेशकों के करीब 19 अरब डॉलर लगे थे, जिसमें से लगभग 14 अरब डॉलर की रिकवरी की जा सकी। हालांकि इस पॉन्जी स्कीम की वैल्यू लगभग 64.8 अरब डॉलर आंकी गई थी। 14 अप्रैल 2021 को बर्नी मेडॉफ ने जेल में ही दम तोड़ दिया। उससे लोग इतना ज्यादा गुस्सा थे कि प्रशासन ने उसे दफनाने की बजाय उसका अंतिम संस्कार जलाकर किया। बर्नी से लोगों को इतनी नफरत थी कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मरने के बाद उसके परिवार ने अस्थियां तक लेने से मना कर दिया था। दोस्तों, चलिए अब समझते हैं आखिर 2008 की मंदी क्या थी जिसने बर्नी मेडॉफ की पोल खोल कर रख दी। देखिए, 29 सितंबर 2008 को जैसे ही अमेरिका बाजार खुले, देखते ही देखते गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट गए। एक ही दिन में 1.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। इस आर्थिक मंदी की सबसे बड़ी वजह थी लीमैन ब्रदर्स बैंक। 2002 से 4 के बीच होम लोन बहुत सस्ता था, देखिए, जिसके चलते लोग लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदने लगे और घरों के दाम बढ़ते चले गए। ये सब देखकर लीमैन ब्रदर्स ने लोन देने वाली 5 कंपनियों को ये सोचकर खरीद लिया कि आने वाले दिनों में भैया उसे खूब फायदा होगा। लेकिन इस प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने की वजह से कई सारे डिफॉल्ट होने लगे। कई लोगों को बिना किसी गारंटी के ही लोन दे दिया गया था। उनका पुराना रिकॉर्ड तक चेक नहीं किया था, इससे भी लोन डिफॉल्ट हुए। नतीजा ये हुआ कि मार्च 2008 में अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी होम लोन कंपनी स्टर्नर्स डूब गई। 17 मार्च को लीमैन के शेयर 48% तक डूब गए। इन सब के चलते 29 सितंबर को इस मंदी का असली असर देखने को मिला, जिसका पूरी दुनिया पर असर पड़ा था। खैर, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।